क्या आप जानते हैं अजन्मे व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है? आपको इस बात के बारे में पता है कि ऐसा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है, क्या उसको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को किया जा सकता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग LLB की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एक विषय के रूप में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। धारा 13 जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। मित्रों, आप सभी लोगों का आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है, इसके वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक करें। सामान्य तौर पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के अनुसार अजन्मे व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। ये कहाँ का कहा गया है? तो TP की सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जो अजन्मा व्यक्ति है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस धारा के अनुसार सिर्फ 2 जीवित व्यक्ति ही आपस में प्रॉपर्टी को ले सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 13 के अनुसार अजन्मे व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो धारा 13 जो है उसकी परिभाषा को सबसे पहले हम देख लेते हैं। परिभाषा कहती है, आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्टि किसी पूर्विक हित के अध्ययन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में ना हो सृष्टि किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्टि हित प्रभावी ना होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर ना हो। डेफिनेशन जो है मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जैसे कि बेयर एक्ट और बुक में दी हुई है। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ। तो इसमें ये कहा गया है धारा 13 में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अजात है, जिसके बारे में अभी ज्ञात नहीं है, या ऐसा व्यक्ति जो अजन्मा है, उसको भी प्रॉपर्टी अंतरित की जा सकती है। 2 शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, एक है आज़ाद व्यक्ति और दूसरा है अवशिष्ट हित। इन दोनों को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आज़ाद व्यक्ति को सबसे पहले हम देखते हैं। आज़ाद व्यक्ति से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो अंतरण की तिथि को पैदा ना हुआ हो, यानी कि अजन्मा बालक या अजन्मा व्यक्ति। यदि ऐसा व्यक्ति गर्भस्थ शिशु है तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सारता अस्तित्वमान मान लिया जाता है और ऐसा व्यक्ति संपत्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। तो अजात व्यक्ति का मतलब अजन्मा व्यक्ति। अब अजन्मा व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति? जो गर्भवस्थ शिशु हो, यानी जिस समय ट्रांसफ़र को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस समय उस व्यक्ति का अस्तित्व हो, वो गर्भ में हो, मतलब अब वो बच्चा पैदा होने वाला हो और 6 महीने की कम से कम वो प्रेगनेंसी में हो, तो ऐसा गर्भस्थ शिशु को अजन्मा या अजात व्यक्ति माना जाता है, जो अंतरण की तिथि पर पैदा तो नहीं हुआ लेकिन ये उम्मीद है कि वो पैदा होगा क्योंकि वो गर्भ में पल रहा है। तो ऐसा, अब यहाँ पर आप विशेष तौर पर ये ध्यान रखिएगा
कि ऐसा नहीं कि अभी उस व्यक्ति की शादी ही नहीं हुई है और उसके आने वाले बच्चों के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया है, तो यहाँ वो नहीं है। यहाँ कौन सा बच्चा है आजन्मा? वो बच्चा जो पेट के अंदर है, जो गर्भ में पल रहा है। गर्भस्थ शिशु को हिंदू और ईसाई दोनों विधियों के अंतर्गत भी अस्तित्ववान माना गया है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण वर्जित है। मुस्लिम विधि ये कहती है कि जब तक बच्चा दुनिया में ना आ जाए तब तक कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। लेकिन हिंदू और ईसाई इन दोनों विधियों में गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में पल रहे शिशु को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। एक शब्द और है अवशिष्ट हित। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे आशय है वह हित जो जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्विक हित सृष्टि करने के पश्चात, पूर्विक हित मतलब पहले किसी का हित और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति का हित, तो इसके पश्चात अंतरक में अवशिष्ट या बाकी हो। इस धारा में प्रयुक्त पदावली संपूर्ण अवशिष्ट हित, अंतरित संपत्ति के विस्तार तथा प्रदत्त हित के आत्यंतिक प्रकृति से संबंध है और इस संबंध में हित के निहित होने को निश्चितता से नहीं है। तो अवशिष्ट हित का मतलब क्या हो गया है कि ऐसे जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्विक हित सृष्टि करने के पश्चात अंतरक में जो भी अवशिष्ट या बाकी होता है, ऐसे हित को हम कहते हैं अवशिष्ट हित। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए। का उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, का एक संपत्ति का स्वामी है। खा को अनुक्रमशः अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए और उत्तर जीवों की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्री के जीवन पर्यंत के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात का के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में अंतरित करता है। तो का क्या कर रहा है? उसकी एक संपत्ति है, वो खा को कर रहा है अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र, लेकिन खा उस समय क्या है? कुंवारा है। तो वो आशायत पत्नी यानी कि भविष्य में जब भी वो ये आशा कर रहा है कि इसकी पत्नी आने वाली है, तो खा के पक्ष में जो अविवाहित है उसकी पत्नी जिसकी वो आशा कर रहा है, उसके पक्ष में वो संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहा है। कब तक? जब तक कि वो दोनों जीवित है। उनके मृत्यु के पश्चात जिस पत्नी की वो आशा कर रहा है, मतलब खा की पत्नी की जो आशा कर रहा है, तो उसी में वो उसके पुत्र की भी आशा कर रहा है कि फिर उसका जो पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, उसको जीवन भर जब तक वो जीवित है तब तक ये संपत्ति उसकी रहेगी और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो का दूसरा पुत्र है, उस दूसरे पुत्र को फिर वो ट्रस्टी के रूप में अंतरित करता है। तो का क्या कर रहा है? एक खा को अपनी संपत्ति मतलब एक बेटे को अपनी संपत्ति अंतरित कर रहा है और उस बेटे की अभी शादी नहीं हुई है, तो वो संपत्ति का अंतरण कैसे कर रहा है कि मेरा बेटा, और भविष्य में उसको आशा है कि उसका बेटा शादी करेगा, तो उसकी पत्नी के लिए फिर उनसे दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी, वो संतान भी वो आशा कर रहा है कि उसको संतान उत्पन्न होगी, संतान में जो बड़ा बेटा होगा उसको संपत्ति मिलेगी। जब ये तीनों नहीं रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो फिर उसका जो दूसरा पुत्र है उसको वो संपत्ति अंतरित हो जाएगी। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार श्रेष्ठ हित प्रभावशील नहीं होता है, क्योंकि उसका विस्तार उस संपत्ति में का के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं है। तो यहाँ पर जो वो ये कह रहा है, मतलब जहाँ उसने खा के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, उसकी भावी पत्नी के लिए करी है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसने जब उसके पश्चात ये कहा है कि अगर वो दोनों ना रहे, उनकी मृत्यु हो जाए, फिर उनका जो पुत्र है बड़ा, जो विवाह होगा, विवाह से उत्पन्न होगा, फिर वो जो बड़ा पुत्र है उसके जीवन पर्यंत तक, तो ये वाले जो जीवन पर्यंत तक ज्येष्ठ पुत्र का फायदा है, इसको प्रभावशील नहीं माना है कि ये प्रभावशील नहीं होगा,
क्योंकि इसका विस्तार जो है वो संपत्ति में का के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं है। आजन्मे शिशु को अंतरण प्रॉपर्टी का कैसा होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से इजी तरीके से समझते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि संपत्ति का हस्तांतरण जीवित व्यक्तियों को होता है। एक आजन्मे बच्चे को कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, तो एक आदमी है, ये जो आदमी है ये ऑनर है, ये प्रॉपर्टी का ऑनर है। जो प्रॉपर्टी, जो मकान हमें दिख रहा है, इसका मालिक ये व्यक्ति है। और ये जो महिला है ये गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट है। इसके बच्चे को वो अपनी ये प्रॉपर्टी देना चाहता है। नियम तो ये कहता है कि जीवित व्यक्तियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, आजन्मे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। धारा 13 ये कह रही है कि आजन्मे बच्चे को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो फिर ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड होता है। तो वो कंडीशन क्या होगी, तो उस कंडीशन को भी हम देखते हैं। ये जो व्यक्ति है ए नामक, ये इस प्रॉपर्टी का स्वामी है और वो जो है इस गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है, आजन्मा बच्चा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो उसे क्या करना होगा, उसे एक लिविंग पर्सन यानी कि इस जीवित व्यक्ति के नाम ट्रस्ट बनाकर अपनी संपत्ति इसको करनी होगी, न्यास के माध्यम से इसको प्रॉपर्टी देनी होगी। ये व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा उसके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन जैसे ही इस महिला का बच्चा जन्म ले लेता है तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस व्यक्ति के पास से इस बच्चे के पास चली जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कई बार ये प्रश्न भी आता है कि न्यासी बनाकर जिस व्यक्ति को हमने प्रॉपर्टी सौंपी है, हो सकता है कि उसकी नीयत खराब हो जाए और वो उस प्रॉपर्टी को बेच दे, सेल कर दे, बंधक कर दे या फिर कहीं पर गिरवी रख दे। तो इस पर भी एक कंडीशन होती है कि वह व्यक्ति न्यास बनाकर, एक ट्रस्ट बनाकर उस व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र तो की जा रही है कि जैसे ही ये आजन्मा बच्चा जन्म ले लेगा तो वो प्रॉपर्टी वो उसको सौंप दे। लेकिन अगर उस व्यक्ति की नीयत खराब होती है या उसका दिल बदल जाए, ऐसी कंडीशन में तो वो पहले से ही ये कंडीशन डाल देते हैं कि ये व्यक्ति केवल ट्रस्टी के रूप में, न्यासी के रूप में ये संपत्ति जो है वो उसके पास रखी गई है, यानी वो केवल उसकी देखभाल कर सकता है, ना तो उसको सेल कर सकता है, ना उसको बंधक रख सकता है और ना ही गिरवी के रूप में वो इस प्रॉपर्टी को कहीं पर रख सकता है। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर इस व्यक्ति का केवल पूर्ववर्ती हित है। पूर्ववर्ती हित मतलब पहले का हित। किसके पहले का हित? इस बच्चे के जन्म लेने के पहले तक उसके पास उस प्रॉपर्टी का हित है, उस प्रॉपर्टी का कब्जा है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो बच्चे को मिल जाएगी। अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चे के जन्म से पहले अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या ये प्रॉपर्टी इस बच्चे को मिलेगी? तो नहीं, फिर ये जो ट्रांसफ़र किया गया है ये ट्रांसफ़र शून्य हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने इसको थोड़ा सा इजी करके आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल से या इजी लैंग्वेज में। अब हम बात कर रहे हैं कि इस धारा में 3 नियम दिए गए हैं। पहला नियम इसका जो है वो ये है कि कोई अंतरण सीधे किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। ऐसा अंतरण केवल न्यास द्वारा ही किया जा सकता है। अगर ए ये चाह रहा है कि वो आजन्मे बच्चे को सीधे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसे एक ट्रस्ट बनाना होगा, एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा, तभी वो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। इंग्लिश कॉमन लॉ का ये मौलिक सिद्धांत है
कि भूमि का कोई ऐसा व्ययन जिसमें स्वामित्व को स्थगित किया गया हो शून्य होता है। तदनुसार यदि कोई हस्तांतरण सीधे किसी अजात व्यक्ति या जन्मे व्यक्ति को किया जाता है तो वहां अंतरण की तारीख से लेकर उस व्यक्ति के पैदा होने तक उसका स्वामित्व जो है वह स्थगित रहेगा। और सेकंड है कि यदि कोई न्यास ट्रस्ट सर्जित नहीं किया जाता है तो वह संपदा अंतरण की तारीख और उस व्यक्ति के पैदा होने की तारीख के दरमियान किसी अन्य व्यक्ति में निहित होगी। यानी संपत्ति अंतरण की जो तारीख की गई है लेकिन वो न्यास बनाकर नहीं किया गया है, वो ऐसे ही कि उस बच्चे के आजन्मे बच्चे के नाम से ट्रांसफ़र कर दी है। तो जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब और जो अंतरण की तारीख है उसके बीच का जो समय है वो प्रॉपर्टी अन्य व्यक्ति में निहित होगी। यानी किसी न किसी को, अगर ट्रस्ट नहीं बना रहा है तो किसी व्यक्ति को बीच में इन्वॉल्व करेगा। तीसरा है पूरी संपत्ति उस अजात व्यक्ति को अंतरित की जानी चाहिए। तो जो पूरी संपत्ति है वो आजन्मे व्यक्ति को अंतरित की जानी चाहिए। किसी आजन्मे व्यक्ति को केवल आजीवन हित प्रदान करना संभव नहीं होता है। यानी जीवन भर के लिए उसका हित के लिए हम वो कर दें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र, तो ऐसा संभव नहीं है। उस व्यक्ति को पूरी संपत्ति जो है वो अंतरित की जाती है। इससे संबंधित एक बहुत ही प्रमुख वाद है J.V. सत्यनारायण बनाम P. मणिनयन। इस वाद में ये प्रश्न उठाया गया था कि यदि कोई संपत्ति किसी आजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरित की जाती है और इस अंतरण के अंतर्गत किसी जीवित व्यक्ति को ये संपत्ति आजीवन हित उस संपत्ति में प्रदान कर दिया जाता है, तो क्या हुआ व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को संपत्ति अंतरित कर आजन्मे व्यक्ति के हित को नष्ट कर सकता है। यानी एक व्यक्ति को आजीवन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है कि जब वो बच्चा होगा तो उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी दे दी जाए, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, तीसरे व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित कर देता है। तो क्या आजन्मे व्यक्ति का हित उसमें नष्ट हो गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आजीवन हित करने वाला व्यक्ति अपने आजीवन हित को किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित कर आजन्मे व्यक्ति के हित को अंतरित नहीं कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी न्यास बनाकर ट्रस्ट बनाकर उसको सौंपी गई है तो वो व्यक्ति से वो प्रॉपर्टी सीधे आजन्मे व्यक्ति को मिलेगी जैसे ही वो जन्म लेगा। अगर वो व्यक्ति चाहे कि मैं किसी और व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी दे दूं कि वो जब बच्चा होगा तो वो उसको दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका कारण उन्होंने ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विलेख के अंतर्गत हित प्राप्त करता है तो वह विलेख की शर्त जिसके अंतर्गत उसे हित प्राप्त हुआ है उसको नष्ट नहीं कर सकता है। जो शर्तें उसको मिली हैं उन शर्तों के अंतर्गत उसने उस संपत्ति का हित प्राप्त किया है तो फिर वो उसको नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे ही आजन्मा व्यक्ति जन्म लेगा उसे संपत्ति में निहित हित प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए सर्वप्रथम हित किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसफ़र करना होता है। उसके बाद वह आजन्मा व्यक्ति जन्म ले लेता है तब संपत्ति का अंतरण उसके पक्ष में पूर्णतः रूप से हो जाता है। ये मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझा चुकी हूँ। अर्थात हमें सबसे पहले आजन्मे व्यक्ति को पूर्वहित ट्रांसफ़र करना होता है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से आजन्मे व्यक्ति को जन्म लेने के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। इससे संबंधित समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक जजमेंट दिए हैं जिसमें आजन्मे व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि आजन्मा व्यक्ति वह है जो कम से कम माँ के गर्भ में उसका पूरी तरह से विकास ना हो गया हो। यानी कि अगर हम बायोलॉजिकली तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने का कोई भी शिशु जो गर्भ में पल रहा हो, ऐसे किसी भी आजन्मे व्यक्ति को माँ के गर्भ में विकास होने में समय लगता है। तो हम जो 6 महीने का शिशु होता है, 6 महीने का बच्चा होता है, बायोलॉजिकल तरीके से ये सोच लिया जाता है, मान लिया जाता है कि वो बच्चा जो है
पूरी तरह से बन चुका है, विकसित हो चुका है, तो वो जन्म लेगा ही लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को नाम से प्रॉपर्टी की जा सकती है। तो जो गर्भवती महिला है, अगर 6 महीने की गर्भवती है तो उससे ये मान लिया जाता है कि बच्चा जो है वो आवश्यक जन्म लेगा, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया है। तो मित्रों, ये वीडियो जो था LLB के स्टूडेंट, चूँकि अभी एग्ज़ाम आने वाली हैं और साथ ही साथ कई कंपटीशन एग्ज़ाम भी आने वाली हैं, तो उनके लिए ये TP का जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसको और इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।